एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। 2020 के अंदर जब कोविड आया था तो काफी सारी कंपनीज को कोविड की वजह से बहुत सारे लॉस देखने पड़े थे। जैसे तैसे कंपनीज कोविड-19 के लॉसेस से उभर पाई थी और उसके बाद ही रशिया यूक्रेन वॉर जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गई, जिससे फाइट करना इन कंपनीज के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और उनमें से ही एक कंपनी थी विच इज अ फूड डिलीवरी कंपनी जिसका नाम है जोमैटो। कोविड-19 के चलते जोमैटो काफी ज्यादा लॉस में चला गया था और जैसे तैसे वो सिचुएशन से उभर पाए थे कि एक और सिचुएशन उनके सामने आके खड़ी हो गई, which was रशिया यूक्रेन वॉर। Now after the रशिया यूक्रेन वॉर जोमैटो की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके पास सिर्फ 6 मंथ सर्वाइव करने के फंड्स बचे थे। मतलब they were almost on the verge of filing bankruptcy। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जोमैटो इतनी प्रॉफिटेबल हो गई? Because we have recently seen कि जोमैटो ने अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स को पब्लिश किया था, जहां पर जोमैटो ने काफी अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है और सबका कहना है कि जोमैटो बन गई है अब सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया। ऑल्सो जोमैटो इज द ओनली फूड डिलीवरी ऐप जो कि इंडिया के अंदर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी फूड डिलीवरी ऐप इंडिया के अंदर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। स्विगी जो कि जोमैटो का ही एक कंपेटिटर है, काफी ज्यादा लॉसेस में है। जोमैटो ने 2023 के सेकेंड क्वार्टर के अंदर 36 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया था। साथ ही साथ अगर बात करें उनके रेवेन्यू की तो 2022 के अंदर इनका जो रेवेन्यू था वो था 1661 crore rupees, which increased to 2848 crore rupees in 2023, and this was 71% of year-on-year growth. And why this Zomato became the only profitable online food delivery business? इंडिया के अंदर पिछले 15 सालों में जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हुए हैं, या तो वो अभी क्लोज हो चुके हैं या फिर उनको किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है इंडिया के अंदर सिंस लास्ट 15 इयर्स। अगर बात करें ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस की तो दो कंपनीज हैं जिनकी डुओपोली है। पहला है जोमैटो और दूसरा आप सभी को पता होगा स्विगी। जोमैटो का मार्केट शेयर इस बिजनेस के अंदर 55% का है, वहीं अगर स्विगी की बात करें तो स्विगी का मार्केट शेयर इस बिजनेस के अंदर 45% का है। चलिए वन बाय वन जोमैटो के सभी बिजनेस सेगमेंट्स को देखते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई जिसके बाद इतने सारे लॉसेस इनकर करने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल हो गए। बट बिफोर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच केस स्टडीज तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस कि जोमैटो ने आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके बाद इतने ज्यादा लॉस में होने के बाद भी दे बिकेम प्रॉफिटेबल। तो चलिए वन बाय वन जोमैटो के हर बिजनेस सेगमेंट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जोमैटो के फूड डिलीवरी बिजनेस के बारे में। तो जब कोविड आया था तो बिकॉज ऑफ कोविड जोमैटो का जो रेवेन्यू था इट ड्रॉप्ड बाय ऑलमोस्ट 90%। अब कोविड में जैसे तैसे जोमैटो ने सर्वाइव किया तो उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। आपको याद होगा कि गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स पे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि अब अगर कोई भी स्टार्टअप इंडिया के अंदर चाइनीज इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेगा तो पहले उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ हाउ जोमैटो वाज इंपैक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो 2018 में जोमैटो ने एंड फाइनेंशियल्स करके एक चाइनीज कंपनी से फंडिंग उठाई थी which was around $150 million। अब इस $150 million में से उनको $50 million तो मिल गए थे 2008 में, बट 2020 के अंदर उनको $100 million और मिलने वाले थे। लेकिन जब ये चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसके बाद एंड फाइनेंशियल्स नाम की इस चाइनीज कंपनी ने जोमैटो से एग्जिट ले लिया। अब इस गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस के बाद एक और जियोपॉलिटिकल इशू आ गया व्हिच वाज रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टेड थे दे एग्जिटेड देयर पोजीशन बिकॉज ऑफ दीज जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब ऑलरेडी कोविड-19 के बाद जोमैटो काफी ज्यादा अफेक्टेड था, जिसके बाद उनके पास बिल्कुल भी फंडिंग बची नहीं थी। उसके बाद एंड फाइनेंशियल्स ने एग्जिट ले लिया बिकॉज ऑफ द चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट
and then all other investors also exited from Zomato because of the Ukraine and Russia war. So Zomato was in a very bad position at that time, and that is why in 2021 वो अपना IPO लेकर आए, क्योंकि obviously उनको फंडिंग की काफी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जब Zomato का IPO लाइव हुआ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन्वेस्टर्स से। इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो Zomato ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द IPO, Zomato की जो फूड डिलीवरी सर्विसेज थी वो भी एक्सेसिवली राइज करने लगी, क्योंकि कोविड-19 के बाद लोग इतना ज्यादा एक्सेसिव फूड ऑर्डरिंग करने लगे, क्योंकि कोविड-19 से पहले वो अच्छे से खा नहीं पा रहे थे, फूड डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो एक्सेसिव अमाउंट में ये ऑर्डर्स होने लगे। कोविड-19 के बाद लोग अपने क्रेविंग्स को फुलफिल करने लगे, जिसकी वजह से Zomato का काफी अच्छा रेवेन्यू हुआ। तो कोविड की वजह से Zomato वाज इम्पैक्टेड वेरी बैडली, लेकिन कोविड के बाद काफी हद तक उन्होंने रिकवरी कर ली। अब चलिए आपको एक और बात बताती हूँ। तो Zomato ने ये चीज नोटिस की इन 2021 कि उनका जो फूड ऑर्डरिंग बिजनेस है, अगर वो उसके अंदर एनालिसिस करें कि टोटल पॉपुलेशन के जहां उनके ऑपरेशंस हैं, कितने परसेंट लोग फूड डिलीवरी के लिए Zomato को चूज करते हैं, तो इट वॉज वेरी लेस। अगर पॉपुलेशन 100 है तो उसमें से सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो एक्सेसिव फूड ऑर्डरिंग करते हैं Zomato के थ्रू। जब Zomato ने ये चीज देखी कि जहां उनके ऑपरेशंस हैं सभी में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो उनकी फूड डिलीवरी बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो Zomato ने ये सोचा कि क्यों ना सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाए, और उन्हीं पावर यूजर्स को टारगेट करने के लिए Zomato ने अपना Zomato Gold लॉन्च किया। Zomato Gold वाज लॉन्च्ड एंड इन लेस देन 1 मंथ Zomato Gold के 1 लाख यूजर्स हो गए थे। अब Zomato Gold से वो अपने इन्हीं पावर यूजर्स को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, उनको इजीली रिफंड्स मिल जा रहे थे, उनकी डिलीवरी जो थी वो बाकियों से काफी ज्यादा क्विक कर दी गई थी, और उसके बाद अगर उनको फूड पसंद नहीं आता है तो उस केस में भी काफी अच्छी तरीके से Zomato was responding to these power customers, which is why after the launch of Zomato Gold, इन पावर यूजर्स की जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी थी ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, और साथ ही साथ एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी कि AOV भी Zomato की इन पावर यूजर्स के थ्रू काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अगर आपको AOV यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं पता, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फूड डिलीवरी ऐप के लिए प्रॉफिटेबल होने में। तो चलिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप एक टी शॉप ओपन करते हैं। नाउ आफ्टर ओपनिंग दिस टी शॉप, आपके पास टी के ऑर्डर्स आते हैं। तो पहला कस्टमर जो आपके 1 कप चाय के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है, दूसरा कस्टमर जो आपकी 1 कप चाय के लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार है, और वहीं पे तीसरा कस्टमर है जो आपकी 1 कप चाय के लिए 30 रुपए देने के लिए तैयार है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे AOV निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू यानी कि 60 रुपीज को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 20 रुपीज। अब जब Zomato ने ये देखा कि उनके Zomato Gold से उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, तो उनको ये चीज समझ में आई कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो काफी टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जिसकी वजह से जिन जगह पे उनके जो ऑपरेशंस थे वो बहुत ज्यादा कस्टमर्स को नहीं ला रहे थे, वहां पर उन्होंने अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया, और उन ऑपरेशंस को शट डाउन करने की वजह से उन्होंने काफी सारे लॉसेस को कट कर लिया। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Zomato ने अपने लॉसेस को 200 करोड़ से कट करके 15 करोड़ तक कम कर लिया है, एंड दिस इज वेरी ह्यूज, और ये काफी बड़ी बात है। चलिए अब Zomato के दूसरे बिजनेस की बात करते हैं, जो कि है इनका हाइपर प्योर बिजनेस। अब ये हाइपर प्योर बिजनेस क्या है, तो चलिए मैं आपको इसको समझाती हूँ। हाइपर प्योर बिजनेस के अंदर Zomato क्या करता है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, अब रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल के लिए उनके कुछ वेंडर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए एक वेंडर फिक्स हो गया, वेजिटेबल्स चाहिए तो उसके लिए एक वेंडर फिक्स हो गया, और जो ग्रोसरीज होती हैं उसके लिए दूसरा वेंडर उन्होंने फिक्स कर दिया। Zomato ने इस चीज को देखा कि अलग अलग वेंडर से एक रेस्टोरेंट जो है अपने रॉ मटेरियल्स को लेते हैं। Zomato ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि मिडिल मैन के आने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा हैफिजर्ड हो जाता है बिजनेस करना,
और इसी मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए जोमैटो ने अपना हाइपर प्योर बिजनेस चालू किया। ये हाइपर प्योर बिजनेस B2B मॉडल पर रन करता है, जिसके अंदर जोमैटो क्या करता है, फार्मर्स से डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाता है। मतलब यहाँ पे जो मिडिल मैन है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिडिल मैन को यहाँ से जोमैटो ने कंप्लीटली कट कर दिया और इसकी वजह से रेस्टोरेंट्स जो थे उनके लिए भी काफी ज्यादा इजी हो गया इन रॉ मटेरियल्स को जोमैटो से लेना। अभी की बात करें तो 8+ सिटीज के अंदर ये हाइपर प्योर बिजनेस अपना ऑपरेट करते हैं और 72,000 रेस्टोरेंट्स के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। बात करें अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू की ऑफ द हाइपर प्योर बिजनेस तो ये है 1284 रुपीज की, विच इज वेरी गुड। और हाइपर प्योर बिजनेस जोमैटो के लिए काफी ज्यादा अच्छा और प्रॉफिटेबल साबित हुआ है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 10 से 15% का ग्रॉस मार्जिन है ऑन एवरी ऑर्डर। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस कि जोमैटो के प्रॉफिटेबल होने के पीछे हाइपर प्योर बिजनेस सेगमेंट का काफी बड़ा हाथ है। चलिए अब जोमैटो के एक और बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, जो कि है क्विक कॉमर्स बिजनेस सेगमेंट, यानी कि जोमैटो का ब्लिंकिट। अब आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर क्विक कॉमर्स बिजनेस में जितनी भी कंपनियां हैं ये काफी लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि जोमैटो को अगर सच में प्रॉफिटेबल रहना है तो उन्हें इस क्विक कॉमर्स बिजनेस से एग्जिट ले लेनी चाहिए। क्विक कॉमर्स बिजनेस के अंदर आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, जोमैटो का ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, डंजो हो गया या फिर स्विगी का इंस्टामार्ट, ये सभी कंपनीज काफी लॉस में है। जोमैटो ने 2022 के अंदर ब्लिंकिट को एक्वायर किया था, जो कि पहले ग्रोफर्स था। अगर बात करें इंडिया के ग्रोसरी मार्केट की तो इंडिया का ग्रोसरी मार्केट वैल्यू करता है एट $620 बिलियन। और अगर उसमें से हम क्विक कॉमर्स के मार्केट शेयर की बात करें तो क्विक कॉमर्स का मार्केट शेयर सिर्फ $5.5 बिलियन का है, विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल इंडियन ग्रोसरी मार्केट। अगर बात करें ब्लिंकिट के रेवेन्यू की तो FY22 के अंदर इन्होंने 236 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था और FY23 के अंदर 724 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि 3x ग्रोथ है। लेकिन आप इन रेवेन्यू नंबर्स को देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनके लॉसेस भी बहुत रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द लॉसेस जोमैटो को ये चीज पता है कि अभी इंडिया के टोटल ग्रोसरी मार्केट के अंदर बहुत कम लोग ही क्विक कॉमर्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाए तो उनका ब्लिंकिट का जो बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल हो सकता है और इसीलिए इन्होंने ब्लिंकिट को इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एक्वायर किया होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा और जोमैटो क्विक कॉमर्स बिजनेस में रहेगा या फिर एग्जिट ले लेगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस केस स्टडी ऑफ जोमैटो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।